चैप्टर 10 में आपका स्वागत है। चैप्टर 9 में फायरवॉल्स के साथ अपने नेटवर्क पेरीमीटर्स को लॉकडाउन करने और टीएलएस के साथ अपने पैकेट्स को एनक्रिप्ट करने के बाद अब फिजिकल ईथरनेट केबल्स को अनप्लग करने का टाइम आ गया है। हम वायरलेस कम्युनिकेशन की अनगाइडेड अनटेथर्ड दुनिया में कदम रख रहे हैं। जब आप किसी ईथरनेट स्विच में RJ45 केबल प्लग करते हैं तो आपके बिट्स बाहर की दुनिया से आइसोलेटेड एक शील्डेड कॉपर वायर के अंदर ट्रैवल करते हैं। लेकिन जब कोई डिवाइस वाईफाई सिग्नल भेजता है तो यह खुली हवा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ब्रॉडकास्ट करता है, एक ऐसा शेयर्ड और क्योटिक मीडियम जहां सिग्नल्स फेड होते हैं, दीवारों से टकराकर बाउंस होते हैं और माइक्रोवेव ओवन्स, ब्लूटूथ हेडफोन्स और आसपास के डिवाइसेस से टकराते हैं। हमारी डिजिटल दुनिया को पूरी तरह से रेडियो नॉइज में बदले बिना मिलियंस ऑफ वायरलेस डिवाइसेस बिल्कुल सेम एयरस्पेस को कैसे शेयर करते हैं, वाईफाई के उसको कैसे मैनेज करता है, यह समझने के लिए चलिए मैं आपको एक मेंटल मॉडल के बारे में बताता हूं। सेक्शन ब्रेक। द डार्क रूम मेंटल मॉडल। इमेजिन कीजिए कि आप 20 लोगों के साथ एकदम डार्क रूम में बैठे हैं और एक स्पीकर से कनेक्टेड सिंगल हाइपर सेंसिटिव माइक्रोफोन शेयर कर रहे हैं। हर कोई बात करना चाहता है लेकिन एक टाइम पर सिर्फ एक ही पर्सन बोल सकता है, वरना उनकी आवाजें ओवरलैप होकर ना समझ आने वाले नॉइज में बदल जाएंगी। यह डायग्राम वायरलेस कम्युनिकेशन के डार्क रूम मेंटल मॉडल को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे हिडन नोड प्रॉब्लम सिग्नल कोलिजन का कारण बनती है। टू इंडिपेंडेंट सेंडर नोड्स एक दूसरे से अवेयर हुए बिना एक सेंट्रल एक्सेस पॉइंट नोड को एक साथ रिक्वेस्ट टू सेंड सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं, जिसके चलते एक्सेस पॉइंट पर सिग्नल कोलिजन होता है। आप किसी और को नहीं देख सकते क्योंकि रूम में अंधेरा है, आप सिर्फ सुन सकते हैं। आप बोलते टाइम सुन नहीं सकते, आपके गले के अंदर आपकी अपनी आवाज का साउंड रूम के दूसरी तरफ से आने वाली किसी भी फेंट साउंड को दबा देता है। अगर 2 लोग बिल्कुल सेम मिलीसेकंड पर बोलना स्टार्ट करते हैं तो उन्हें तब तक यह एहसास नहीं होगा कि उन्होंने एक दूसरे को इंटरप्ट किया है जब तक कि वे बोलना फिनिश न कर लें और उन्हें कोई रिस्पॉन्स न सुनाई दे। ऑर्डर बनाए रखने के लिए हर कोई एक स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल पर एग्री करता है। बोलने से पहले आप थोड़ी देर चुपचाप सुनते हैं, अगर कोई और बोल रहा है तो आप उनके खत्म करने तक वेट करते हैं, प्लस एक छोटा बफर टाइम। अगर आप एक लंबा मैसेज भेजना चाहते हैं तो आप पहले एक छोटी रिक्वेस्ट फुसफुसाते हैं, क्या मैं होस्ट से बात कर सकता हूं? रिक्वेस्ट टू सेंड। अगर होस्ट जोर से रिप्लाई करता है गो अहेड क्लियर टू सेंड, तो रूम में हर कोई होस्ट की परमिशन सुनता है, अपनी वॉच चेक करता है और आपके मैसेज की एग्जैक्ट ड्यूरेशन तक शांत रहता है। यह एलिगेंट प्रोटोकॉल CSMA/C ए कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस है, जो IEEE 8022.11 वाईफाई का ऑपरेशनल हार्ट है। सेक्शन ब्रेक 2। हवा में ईथरनेट का CSMA/CD क्यों फेल होता है? सब टॉपिक 4.1 में हमने ईथरनेट के CSMA/CD कोलिजन डिटेक्शन की स्टडी की थी। एक वायर्ड नेटवर्क में एक होस्ट डेटा ट्रांसमिट करता है और साथ ही अपनी केबल पर वोल्टेज मेजर करता है। अगर कोलिजन होता है तो वोल्टेज स्पाइक होता है, होस्ट इसे तुरंत डिटेक्ट करता है, ट्रांसमिशन रोकता है, एक जैम सिग्नल भेजता है और अबॉर्ट कर देता है। वायरलेस नेटवर्क सिंपली CSMA/CD का यूज क्यों नहीं कर सकते? डायनेमिक रेंज और सिग्नल एटेन्यूएशन प्रॉब्लम। वायरलेस ट्रांसीवर्स एक एक्सट्रीम पावर इम्बैलेंस से सफर करते हैं जिसे डायनेमिक रेंज प्रॉब्लम के रूप में जाना जाता है। जब एक वाईफाई कार्ड सिग्नल ट्रांसमिट करता है तो उसका लोकल ट्रांसमीटर सिग्निफिकेंट पावर आउटपुट देता है, फॉर एग्जाम्पल +20 dBm या 100 मिलीवाट। हालांकि फ्री स्पेस पाथ लॉस के कारण, जिसे हमने चैप्टर 2 में एनालाइज किया था, रिमोट नोड से आने वाला सिग्नल एंटीना तक मिलीवाट के बहुत ही छोटे फ्रैक्शन में पहुंच सकता है, फॉर एग्जाम्पल -70 dBm या 0.0000001 मिलीवाट। पावर रेशियो इक्वल टू P सब ट्रांसमिट ओवर P सब रिसीव, जो इक्वल टू है 100 मिलीवाट्स ओवर 0.0000001 मिलीवाट्स, जो इक्वल टू है 10 टू द पावर ऑफ 9, जो इक्वल टू है 1 बिलियन। एक ट्रांसमिटिंग रेडियो का अपना सिग्नल किसी दूसरे नोड से आने वाले सिग्नल से 1 बिलियन टाइम्स तक ज्यादा स्ट्रांग होता है। फुल ट्रांसमिशन पावर पर चिल्लाते हुए किसी फेंट सिग्नल कोलिजन को सुनना ना वैसा ही है जैसे गरजते हुए जेट इंजन के पास खड़े होकर दीवार पर तितली के बैठने की आवाज सुनने की कोशिश करना। क्योंकि हाफ डुप्लेक्स वायरलेस रेडियो ट्रांसमिशन के दौरान कोलिजन डिटेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें होने से पहले कोलिजन अवॉइड करने यानी कोलिजन अवॉइडेंस पर पूरी तरह फोकस करना पड़ता है। सेक्शन ब्रेक। द हिडन एंड एक्सपोज्ड टर्मिनल प्रॉब्लम्स। वायर्ड नेटवर्क एक सिंगल शेयर्ड डोमेन पर काम करते हैं जहां हर स्टेशन दूसरे हर स्टेशन को सुनता है।
हालांकि वायरलेस सिग्नल की फिजिकल रेंज डिस्टेंस, वॉल्स और इंटरफेरेंस की वजह से लिमिटेड होती है। ये दो अलग टोपोलॉजिकल चैलेंजेस क्रिएट करता है। द हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम। एक स्ट्रेट लाइन में 3 नोड्स को कंसीडर कीजिए, नोड ए, एक्सेस पॉइंट एपीबी और नोड सी। यह डायग्राम वायरलेस नेटवर्किंग में हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम को इलस्ट्रेट करता है, जहां 2 सेपरेट नोड्स एक सेंट्रल एक्सेस पॉइंट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे की सिग्नल रेंज से बाहर रहते हैं, जिससे पोटेंशियल ट्रांसमिशन कोलिजन्स क्रिएट होते हैं। नोड ए एपीबी को एक फ्रेम भेजना चाहता है, वह मीडियम को सुनता है नोड सी से, जो कि आउट ऑफ रेंज है, कुछ न सुनकर। नोड ए ये कंक्लूड करता है कि एयरवेव्स आइडल हैं और ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देता है। बिल्कुल उसी टाइम पर नोड सी एपीबी को एक फ्रेम भेजना चाहता है। वह सुनता है, नोड ए से कुछ नहीं सुनता और ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देता है। दोनों सिग्नल एक साथ एक्सेस पॉइंट बी पर पहुंचते हैं। बी पर एक कोलिजन होता है। न तो ए और न ही सी जानता है कि कोलिजन हुआ है, इसलिए वे दोनों अपने पूरे लंबे डेटा फ्रेम्स को कंप्लीशन तक ट्रांसमिट करते हैं, जिससे प्रीसियस एयर टाइम वेस्ट होता है। कि इनसाइट वायरलेस नेटवर्क में कोलिजन रिसीवर एपीबी पर होते हैं, लेकिन कैरियर सेंसिंग ट्रांसमीटर्स नोड्स ए और सी द्वारा परफॉर्म की जाती है। द एक्सपोर्ट टर्मिनल प्रॉब्लम। अब एक रो में 4 नोड्स को कंसीडर कीजिए, नोड ए, लेफ्ट एरो, नोड बी, राइट एरो, नोड सी, राइट एरो, नोड डी। यह डायग्राम वायरलेस नेटवर्किंग में एक्सपोर्ट टर्मिनल प्रॉब्लम को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे नेबरिंग नोड्स के बीच ट्रांसमिशन रेंज का ओवरलैप होना सेपरेट नोड पेयर्स के बीच साइमल्टेनियस डेटा ट्रांसफर्स को रोक सकता है। नोड सी नोड डी को एक फ्रेम ट्रांसमिट करना चाहता है। उसी टाइम पर नोड बी नोड ए को एक फ्रेम ट्रांसमिट कर रहा है। नोड सी मीडियम को सेंस करता है, नोड बी को ट्रांसमिट करते हुए सुनता है और वेट करने का डिसीजन लेता है, यानी ट्रांसमिशन डिफर करता है। हालांकि नोड सी का नोड डी को ट्रांसमिशन नोड ए के नोड बी से रिसीव करने में इंटरफेयर नहीं करता, क्योंकि नोड ए नोड सी की रेंज से बाहर है। नोड सी अननेसेसरीली अपने ट्रांसमिशन को डिले करता है। नोड सी एक एक्सपोर्ट टर्मिनल है, वह नोड बी के ट्रांसमिशन से एक्सपोर्ट है और गलत तरीके से सप्रेस हो गया है। CSMA प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर। इन फिजिकल लेयर लिमिटेशंस को सॉल्व करने के लिए IEEE 802.11 स्टैंडर्ड फिजिकल कैरियर सेंसिंग, वर्चुअल कैरियर सेंसिंग, इंटरफ्रेम स्पेसिंग्स यानी IFS और RTS CTS हैंडशेक के कॉम्बिनेशन का यूज करके CSMA को इंप्लीमेंट करता है। यह डायग्राम वायरलेस नेटवर्क में कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस प्रोटोकॉल के लिए टाइमिंग सीक्वेंस को दिखाता है। यह मीडियम को इंटरफ्रेम स्पेस वेट पीरियड के दौरान एक आइडल स्टेट से गुजरते हुए दिखाता है, जिसके बाद डेटा फ्रेम ट्रांसमिट करने से पहले रैंडम बैक ऑफ टाइम स्लॉट्स आते हैं और एक्नॉलेजमेंट फ्रेम से पहले एक शॉर्ट इंटरफ्रेम स्पेस इंटरवल के साथ ये कंप्लीट होता है। 1. फिजिकल वर्सेस वर्चुअल कैरियर सेंसिंग NIAV। एक फ्रेम ट्रांसमिट करने से पहले एक वायरलेस स्टेशन सेंसिंग की 2 कॉम्प्लीमेंट्री लेयर्स का यूज करता है। फिजिकल कैरियर सेंसिंग हार्डवेयर रेडियो चैनल पर फिजिकल RF एनर्जी को मेजर करके, यानी एनर्जी डिटेक्शन, या आने वाले वाईफाई फ्रेम्स के प्रीएम्बल हेडर्स को डिकोड करके, यानी प्रीएम्बल डिटेक्शन, क्लियर चैनल असेसमेंट यानी CCA परफॉर्म करता है। वर्चुअल कैरियर सेंसिंग यानी नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर NAV। हर 802.11 मैक फ्रेम के हेडर में एक 16 बिट ड्यूरेशन फील्ड होती है। यह फील्ड माइक्रोसेकंड्स की वो प्रिसाइज काउंट स्पेसिफाई करती है जितने टाइम के लिए पूरा फ्रेम एक्सचेंज, जिसमें SIFS इंटरवल्स और AC के फ्रेम्स शामिल हैं, चैनल ऑक्यूपाइड रहेगा। जब भी कोई स्टेशन किसी फ्रेम को सुनता है, भले ही वह फ्रेम किसी और के लिए हो, वह ड्यूरेशन वैल्यू को रीड करता है और नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर यानी NAV नाम के एक इंटरनल सॉफ्टवेयर काउंटडाउन टाइमर को अपडेट करता है। चैनल बिजी स्टेटस इक्वल टू ओपन पैरेंथेसिस फिजिकल CCA इज बिजी क्लोज पैरेंथेसिस और ओपन पैरेंथेसिस नेव टाइमर इज ग्रेटर देन 0 क्लोज पैरेंथेसिस। जब तक NAV टाइमर 0 से बड़ा रहता है, तब तक स्टेशन साइलेंटली काउंट डाउन करता है और चैनल को फिजिकली बिजी मानता है, जिससे सभी ट्रांसमिशंस डिफर हो जाते हैं। इंटरफ्रेम स्पेसिंग्स यानी IFS ट्रैफिक टाइप्स को प्रायोरिटाइज करना। इथरनेट में सभी नोड्स एक फिक्स्ड इंटरफ्रेम गैप का वेट करते हैं। 802.11 वाईफाई में प्रोटोकॉल स्ट्रिक्ट ट्रांसमिशन प्रायोरिटीज एस्टैब्लिश करने के लिए वेराइड टाइमिंग गैप्स इंट्रोड्यूस करता है, जिन्हें इंटर फ्रेम स्पेसिंग्स यानी IFS कहा जाता है। छोटा वेटिंग टाइम चैनल एक्सेस करने के लिए हायर प्रायोरिटी देता है। यह डायग्राम वायरलेस नेटवर्क इंटर फ्रेम स्पेसिंग हायरार्की को आउटलाइन करता है,
जो अलग अलग फ्रेम स्पेसिंग टाइप्स को उनकी प्रायोरिटी, रिलेटिव ड्यूरेशन और इंटेंडेड यूज केस के हिसाब से रैंक करता है, जिसमें हाई प्रायोरिटी एक्नॉलेजमेंट से लेकर लोअर प्रायोरिटी स्टैंडर्ड डेटा ट्रांसमिशंस और एरर रिकवरी तक शामिल हैं। SIFS यानी शॉर्ट इंटर फ्रेम स्पेस सबसे छोटा वेटिंग पीरियड है, टिपिकली 2.4 गीगाहर्ट्ज में 10 माइक्रोसेकंड्स, 5 गीगाहर्ट्ज में 16 माइक्रोसेकंड्स। ये उन हाई प्रायोरिटी कंट्रोल फ्रेम्स के लिए यूज होता है जो किसी ऑनगोइंग फ्रेम एक्सचेंज का पार्ट हैं, जैसे एसी के रिटर्न करना, CTS के साथ रिप्लाई करना या पेलोड फ्रेगमेंट्स भेजना। क्योंकि SIFS DIFS से कम है, इसलिए नया डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट करने का वेट कर रहे किसी भी स्टेशन के बोलने से पहले एक एसी के फ्रेम हमेशा चैनल को कैप्चर कर लेगा। DIFS यानी डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन IFS नया ट्रांसमिशन साइकिल इनिशिएट करने वाले रेगुलर डेटा फ्रेम्स के लिए स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड है। DIFS इक्वल टू SIFS प्लस ओपन पैरेंथेसिस 2 टाइम्स स्लॉट टाइम क्लोज पैरेंथेसिस। IFS यानी एक्सटेंडेड इंटर फ्रेम स्पेस तब अप्लाई होता है जब किसी स्टेशन को कोई करप्टेड फ्रेम में मिलता है जिसे वह डिकोड नहीं कर सकता। यह स्टेशन को एक एक्सटेंडेड ड्यूरेशन तक वेट करने के लिए फोर्स करता है ताकि वह लेजिटिमेट डेस्टिनेशन द्वारा भेजे जा रहे एसी के या रिट्रांसमिशन फ्रेम से कोलाइड न करे। सेक्शन ब्रेक। द रैंडम एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिदम। अगर दो स्टेशंस एक बिजी चैनल के आइडल होने का वेट करते हैं और DIFS पीरियड एक्सपायर होते ही दोनों इमीडिएटली ट्रांसमिट करते हैं तो वे कोलिजन की गारंटी देंगे। इसे प्रिवेंट करने के लिए CSMA या CA एक रैंडम एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ मैंडेट करता है। जब कोई चैनल आइडल हो जाता है तो स्टेशन को पूरे DIFS ड्यूरेशन के लिए वेट करना पड़ता है। स्टेशन एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से एक रैंडम इंटीजर बैक ऑफ नंबर के चुनता है, केज n एलिमेंट ऑफ द इंटरवल फ्रॉम 0 टू CW-1, जहां CW कंटेंशन विंडो है। इनिशियली CW min के बराबर होता है, जैसे 15 या 31 स्लॉट्स। स्टेशन के इंडिविजुअल स्लॉट टाइम्स का वेट करता है, जैसे O2.11 n या AC में 9 माइक्रोसेकंड्स पर स्लॉट। स्लॉट डिक्रीमेंट रूल। जब तक चैनल आइडल रहता है, बैक ऑफ टाइमर हर स्लॉट टाइम में 1 से काउंट डाउन करता है। अगर कोई दूसरा स्टेशन ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देता है तो टाइमर पॉज हो जाता है। काउंटडाउन केवल तभी फिर से स्टार्ट होता है जब चैनल पूरे DIFS पीरियड के लिए फिर से आइडल हो जाता है। बाइनरी एक्सपोनेंशियल डबलिंग। अगर ट्रांसमिशन फेल हो जाता है और कोई एसी के रिसीव नहीं होता तो स्टेशन मान लेता है कि कोलिजन हुआ है और कंटेंशन विंडो को डबल कर देता है। CW sub new equal to the minimum of 2 times open parenthesis CW sub old plus 1 close parenthesis -1 end CW sub max, और लार्जर विंडो से एक नया रैंडम बैक ऑफ वैल्यू सेलेक्ट करता है। यह डायग्राम दिखाता है कि कैसे नेटवर्क डिवाइसेस एक्सपोनेंशियल टाइमर डिलेज का यूज करके डेटा ट्रांसमिशन को कोऑर्डिनेट करते हैं, और यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि जब कम्युनिकेशन चैनल किसी दूसरे डिवाइस द्वारा ऑक्यूपाई होता है तो एक डिवाइस अपना वेटिंग पीरियड कैसे पॉज करता है और कोलिजन्स को प्रिवेंट करने के लिए मीडियम क्लियर होते ही वापस रिज्यूम कर लेता है। सेक्शन ब्रेक। 4 RTS या CTS हैंडशेक मैकेनिज्म। हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम को हराने के लिए A2.11 RTS रिक्वेस्ट टू सेंड और CTS क्लियर टू सेंड फ्रेम्स का यूज करके एक ऑप्शनल 4-वे हैंडशेक इंट्रोड्यूस करता है। यह डायग्राम वायरलेस नेटवर्किंग में रिक्वेस्ट टू सेंड और क्लियर टू सेंड 4-वे हैंडशेक प्रोटोकॉल को इलस्ट्रेट करता है। यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एक सेंडर नोड एक्सेस पॉइंट के साथ कोऑर्डिनेट करके कम्युनिकेशन चैनल को रिजर्व करता है, हिडन नोड्स को साइलेंस करता है, डेटा ट्रांसमिट करता है और फ्रेम कोलिजन्स को रोकने के लिए फाइनल एक्नॉलेजमेंट रिसीव करता है। चलिए एग्जैक्ट स्टेप्स को समझते हैं। RTS ट्रांसमिशन। नोड A एक्सेस पॉइंट B को एक बड़ा डेटा पेलोड भेजना चाहता है। नोड A एक छोटा RTS फ्रेम भेजता है। RTS हेडर के अंदर नोड A पूरे बचे हुए एक्सचेंज टाइम को कवर करते हुए एक ड्यूरेशन फील्ड लिखता है। ड्यूरेशन सब RTS इक्वल टू SIFS प्लस TT सब CTS प्लस SIFS प्लस T सब डेटा प्लस SIFS प्लस T सब AC के। CTS रिस्पॉन्स। APB RTS फ्रेम रिसीव करता है। एक छोटे SIFS इंटरवल का वेट करने के बाद APB CTS फ्रेम के साथ रिस्पॉन्ड करता है। क्रुशियली APB इस CTS फ्रेम को हाई पावर पर ब्रॉडकास्ट करता है ताकि आसपास के सभी नोड्स इसे सुन सकें। साइलेंसिंग द हिडन टर्मिनल। नोड C जो नोड A से हिडन है लेकिन APB के पास है, CTS फ्रेम सुनता है। नोड C CTS हेडर में ड्यूरेशन फील्ड पड़ता है
और अपना वर्चुअल एनआईवी टाइवी टाइमर करता है। नोड सी को अब पता है कि एपीबी के पास एयरवेव्स रिजर्व्ड हैं, इसलिए वह साइलेंट रहता है। डेटा ट्रांसमिशन और एसी के नोड एसीटीएस रिसीव करता है, एसआईएफएस पीरियड का वेट करता है और अपना लंबा डेटा फ्रेम पूरी तरह से कोलिजन फ्री होकर ट्रांसमिट करता है। एपीबी फ्रेम चेक सीक्वेंस एफसीएस को वेरीफाई करता है और एसआईएफएस ड्यूरेशन के बाद एक एसी के फ्रेम रिटर्न करता है। आरटीएस या सीटीएस थ्रेशोल्ड ऑप्टिमाइजेशन। आरटीएस और सीटीएस फ्रेम्स ओवरहेड कैरी करते हैं, यानी वे एयर टाइम कंज्यूम करते हैं। इसलिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स एनआईसी एक आरटीएस थ्रेशोल्ड पैरामीटर यूज करते हैं जो टिपिकली अराउंड 2346 बाइट्स होता है। थ्रेशोल्ड से छोटे फ्रेम्स डायरेक्टली भेजे जाते हैं डेटा एसी के। थ्रेशोल्ड से बड़े फ्रेम्स पूरा आरटीएस सीटीएस डेटा एसी के सीक्वेंस यूज करते हैं। सेक्शन ब्रेक 4 फिजिकल लेयर इवोल्यूशन 802.11 ए या बी या जी या एन से 802.111 एसी या एक्स या बी। चैनल कैपेसिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए वायरलेस टेक्नोलॉजीज 2 डिकेड्स में तेजी से इवॉल्व हुई हैं, जो चैप्टर 2 में डिराइव की गई फिजिकल लेयर लिमिट्स को अप्लाई करती हैं। शैनन हार्टले थ्योरम C=B log base 2 of plus SSNR। यह डायग्राम टाइम के साथ वाईफाई स्टैंडर्ड्स के इवोल्यूशन को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें अर्ली 802.11 स्टैंडर्ड से लेकर वाईफाई 6 तक का प्रोग्रेशन उनके रिस्पेक्टिव मैक्सिमम स्पीड्स और फ्रीक्वेंसी बैंड्स के साथ दिखाया गया है। कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्ड्स कंपैरिजन। यह टेबल जनरेशंस के अक्रॉस वाईफाई स्टैंडर्ड्स के इवोल्यूशन की डिटेल देती है, जिसमें उनके फ्रीक्वेंसी बैंड्स, मैक्सिमम चैनल विड्थ्स, मॉड्यूलेशन स्कीम्स, मैक्सिमम फिजिकल लेयर रेट्स और की टेक्नोलॉजी इनोवेशंस को कंपेयर किया गया है। लेगेसी 802.11 B2 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड पर ऑपरेट करता है, जिसकी मैक्सिमम चैनल विड्थ 22 मेगाहर्ट्ज है और इसमें DSS या CC के मॉड्यूलेशन होता है, जो इनिशियल मास एडॉप्शन स्टैंडर्ड के रूप में 11 मेगाबिट्स पर सेकंड की मैक्सिमम रेट डिलीवर करता है। वाईफाई 3 जो 802.11 ए और जी को कवर करता है, वर्जन जी के लिए 2.4 गीगाहर्ट्ज और वर्जन ए के लिए A5 गीगाहर्ट्ज पर रन करता है और 54 मेगाबिट्स पर सेकंड तक पहुंचने के लिए 20 मेगाहर्ट्ज चैनल्स पर 64 QAM के साथ OFDM मॉड्यूलेशन का यूज करता है। वाईफाई 4 या 802.1n 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज दोनों बैंड्स को 40 मेगाहर्ट्ज चैनल्स और 64 QAM मॉड्यूलेशन के साथ स्पैन करता है और 4x4 स्पेशल स्ट्रीम्स तक के साथ फ्रेम एग्रीगेशन और मीमो टेक्नोलॉजी के थ्रू 600 मेगाबिट्स पर सेकंड अचीव करता है। वाईफाई 5 स्टैंडर्ड 802.11 AC 5 गीगाहर्ट्ज बैंड पर 80 या 160 मेगाहर्ट्ज चैनल विड्थ्स और 256 QAM मॉड्यूलेशन के साथ ऑपरेट करता है और बीमफॉर्मिंग व डाउनलिंक मल्टी यूजर मीमो के साथ 6.9 गीगाबिट्स पर सेकंड अटेन करता है। वाईफाई 6 और 6E 802.11 AX के अंडर 2.4, 5 और 6 गीगाहर्ट्ज बैंड्स को 160 मेगाहर्ट्ज चैनल विड्थ्स और OFDM A1024 QAM मॉड्यूलेशन के साथ कवर करते हैं, जो टारगेट वेक टाइम रिसोर्स यूनिट्स और अपलिंक मल्टी यूजर मीमो को इंट्रोड्यूस करते हुए स्पीड्स को 9.6 गीगाबिट्स पर सेकंड तक पुश करते हैं। फाइनली वाईफाई 7 स्टैंडर्ड 802.11b 2.4, 5 और 6 गीगाहर्ट्ज बैंड्स को 320 मेगाहर्ट्ज चैनल्स और 4096 QAM मॉड्यूलेशन के साथ स्पैन करता है, जो मल्टी लिंक ऑपरेशन और 16 स्पेशल स्ट्रीम्स के थ्रू अप्रोक्सीमेटली 46 गीगाबिट्स पर सेकंड अचीव करता है। सेक्शन ब्रेक। कोर इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज एक्सप्लेन्ड। फ्रीक्वेंसी बैंड्स 2.4 गीगाहर्ट्ज वर्सेस 5 गीगाहर्ट्ज वर्सेस 6 गीगाहर्ट्ज 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड, इसमें लॉन्ग वेवलेंथ होती है लैम्बडा अप्रोक्सीमेटली 12.5 सेंटीमीटर, जिससे इसे एक्सीलेंट वॉल पेनिट्रेशन और लॉन्ग रेंज मिलती है। हालांकि यह सिर्फ 3 नॉन ओवरलैपिंग चैनल्स ऑफर करता है, चैनल्स 16 और 11 एक 20 मेगाहर्ट्ज ग्रिड में, और इसमें ब्लूटूथ बेबी मॉनिटर्स और माइक्रोवेव ओवंस से हैवी इंटरफेरेंस होता है। 5 गीगाहर्ट्ज बैंड, इसमें शार्टर वेवलेंथ होती है लैम्बडा अप्रोक्सीमेटली 6 सेंटीमीटर, जिसके चलते वॉल्स के थ्रू हायर प्रोपेगेशन एटेन्यूएशन होता है। हालांकि यह 23 से ज्यादा नॉन ओवरलैपिंग 20 मेगाहर्ट्ज चैनल्स ऑफर करता है, जिससे वाइड चैनल बॉन्डिंग 80 मेगाहर्ट्ज और 160 मेगाहर्ट्ज पॉसिबल होती है।
6 गीगाहर्ट्ज बैंड वाईफाई 6 या वाईफाई 7 ये 1200 मेगाहर्ट्ज का ब्रांड न्यू अनक्राउडेड स्पेक्ट्रम ऐड करता है जो 7 तक 160 मेगाहर्ट्ज चैनल्स या 320 मेगाहर्ट्ज अल्ट्रा वाइड चैनल्स अलाउ करता है जीरो लेगेसी डिवाइस इंटरफेरेंस के साथ। यह डायग्राम 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में 3 स्टैंडर्ड नॉन ओवरलैपिंग वाईफाई चैनल्स को इलस्ट्रेट करता है और उनकी रेस्पेक्टिव सेंटर फ्रीक्वेंसीज और फ्रीक्वेंसी रेंजेस को डिटेल करता है। OFDM वर्सेस OFDM है OFDM ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक हाई स्पीड डेटा चैनल को मल्टीपल क्लोजली स्पेसड सबकैरियर फ्रीक्वेंसीज में स्प्लिट करता है। हालांकि स्टैंडर्ड OFDM 802.11a या GIN या SE में एक एंटायर वाईफाई चैनल एक समय में सिर्फ एक सिंगल यूजर को ट्रांसमिशन फ्रेम की ड्यूरेशन के लिए एलोकेट किया जाता है। OFDM ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस वाईफाई 6 एक वाईफाई चैनल को रिसोर्स यूनिट्स RUs नामक सब चैनल्स में डिवाइड करता है। एक्सेस पॉइंट एग्जैक्ट सेम फ्रेम ट्रांसमिशन विंडो के अंदर एक साथ मल्टीपल डिफरेंट डिवाइसेस को सेपरेट डेटा स्ट्रीम्स ट्रांसमिट कर सकता है, जिससे स्टेडियम्स या ऑडिटोरियम्स जैसे हाई डेंसिटी एनवायरनमेंट्स में लेटेंसी ड्रास्टिकली कम हो जाती है। यह डायग्राम OFDM का यूज करने वाले वाईफाई 5 और OFDM का यूज करने वाले वाईफाई 6 के बीच चैनल एलोकेशन को कंपेयर करता है। OFDM के तहत एक सिंगल यूजर को टाइम के साथ सीक्वेंशियली पूरे बैंडविड्थ में सभी सबकैरियर्स एलोकेट किए जाते हैं। इसके अपोजिट OFDM में एक ही टाइम पीरियड के अंदर मल्टीपल यूजर्स के बीच सबकैरियर्स को स्प्लिट करके पैरेलल मल्टी यूजर कम्युनिकेशन अलाउ करता है। 3. माइमो और बीमफॉर्मिंग। माइमो मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट स्पेशियल मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू सेम फ्रीक्वेंसी चैनल पर एक साथ इंडिपेंडेंट डेटा स्ट्रीम्स भेजने के लिए मल्टीपल ट्रांसमिट और रिसीव एंटेनाज N×M का यूज करता है। एक 4x4 माइमो सिस्टम सिंगल एंटेना सिस्टम के कंपैरिजन में 4 टाइम्स तक डेटा थ्रूपुट अचीव कर सकता है। बीमफॉर्मिंग सभी डायरेक्शंस में इक्वली रेडिएट करने के बजाय सिग्नल एनर्जी को सीधे टारगेट क्लाइंट डिवाइस की तरफ कंसंट्रेट करने के लिए एंटेनाज के एक अरे में फेज शिफ्टिंग का यूज करता है। सेक्शन ब्रेक 5 सॉल्व्ड गेट न्यूमेरिकल्स और ट्रेस प्रॉब्लम्स। चलिए टिपिकल गेट स्टाइल एग्जाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इन प्रोटोकॉल रूल्स और टाइमिंग फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हैं। प्रॉब्लम 1 कंप्लीट CSMA फ्रेम एक्सचेंज टाइमिंग और थ्रूपुट। क्वेश्चन एक 802.11 n वायरलेस नेटवर्क जो R=54 Mbps की फिजिकल लेयर बिट रेट पर ऑपरेट कर रहा है, फ्रेम डिलीवरी के लिए RTS CTS 4 वे हैंडशेक प्रोटोकॉल का यूजर करता है। एक क्लाइंट स्टेशन 1500 बाइट्स का मैक पेलोड ट्रांसमिट करता है। सिस्टम पैरामीटर्स को इस तरह डिफाइन किया गया है। DIFS = 50 माइक्रोसेकंड्स, SIFS = 10 माइक्रोसेकंड्स, एवरेज बैक ऑफ डिले = 45 माइक्रोसेकंड्स, RTS फ्रेम साइजर = 20 बाइट्स, CTS फ्रेम साइजर = 14 बाइट्स। एक फ्रेम साइजर = 14 बाइट्स, मैक ओवरहेड हेडर प्लस FCS = 28 बाइट्स। प्रोपेगेशन डिलेज को नेग्लिजिबल मानते हुए कैलकुलेट करें। स्टार्ट से फिनिश तक डेटा फ्रेम को सक्सेसफुली ट्रांसमिट करने के लिए रिक्वायर्ड टोटल टाइम ड्यूरेशन T टोटल Mbps में इफेक्टिव एप्लीकेशन थ्रूपुट। सेक्शन ब्रेक सॉल्यूशन स्टेप 1 हर इंडिविजुअल फ्रेम के लिए ट्रांसमिशन टाइम्स कैलकुलेट करें। R बिट्स पर सेकंड की रेट वाले चैनल पर L बिट्स साइज के किसी भी फ्रेम को ट्रांसमिट करने के लिए रिक्वायर्ड टाइम इस तरह दिया गया है। T सब फ्रेम = लेंथ इन बिट्स ओवर डेटा रेट जो इक्वल टू है L टाइम्स 8/54 टाइम्स 10⁻⁶ बिट्स पर सेकंड। RTS ट्रांसमिशन टाइम TRTS T सब RTS = 20 टाइम्स 8/54 टाइम्स 10⁻⁶ जो इक्वल टू है 160/54 टाइम्स 10⁻⁶ जो इज अप्रोक्सीमेटली 2.963 माइक्रोसेकंड्स। CTS ट्रांसमिशन टाइम TCTS T sub CTS = 14 टाइम्स 8/54 टाइम्स 10⁻⁶ जो इक्वल टू है 112/54 टाइम्स 10⁻⁶ जो इज अप्रोक्सीमेटली 2.074 माइक्रोसेकंड्स। टोटल डेटा फ्रेम साइज L डेटा L सब डेटा = मैक हेडर प्लस पेलोड जो इक्वल टू है 28 बाइट्स प्लस 1500 बाइट्स जो इक्वल टू है 1528 बाइट्स। T सब डेटा = 1528 टाइम्स 8/54 टाइम्स 10⁻⁶
which equal to 12,224 over 54 times 10 to the power of 6, which is approximately equal to 226.370 microseconds. AC के ट्रांसमिशन टाइम टी एसी के टी सब एक इक्वल टू 14 times 8 over 54 times 10 to the power of 6, which equal to 112 over 54 times 10 to the power of 6, which is approximately equal to 0.074 microseconds. सेक्शन ब्रेक. स्टेप 2 टोटल प्रोटोकॉल टाइमलाइन इक्वेशन को असेंबल करें. एक सक्सेसफुल आरटीएस सीटीएस एक्सचेंज के लिए कंप्लीट ट्रांसमिशन साइकिल है. टी सब टोटल इक्वल टू डीआईएफएस प्लस टी सब बैक ऑफ प्लस टी सब आरटीएस प्लस एसआईएफएस प्लस टी सब सीटीएस प्लस एसआईएफएस प्लस टी सब डेटा प्लस एसआईएफएस प्लस टी सब एक. ध्यान दें कि शुरुआत में 3 एसआईएफएस इंटरवल्स आरटीएस सीटीएस डेटा और डेटा एसीके के बीच और 1 डीएफएस इंटरवल प्लस बैक ऑफ है. कंप्यूटेड वैल्यूज को प्लग इन करने पर टी सब टोटल इक्वल टू 50 प्लस 45 प्लस 2.963 प्लस 10 प्लस 2.07 प्लस 10 प्लस 226.370 प्लस 10 प्लस 2.074 माइक्रोसेकंड्स. टी सब टोटल इक्वल टू 50 प्लस 45 प्लस 2.963 प्लस 10 प्लस 2.074 plus 10 plus 226.370 plus 10 plus 2.074, which equal to 358 and 481 microseconds. Section break. Step 3 इफेक्टिव एप्लीकेशन थ्रूपुट कैलकुलेट करें. इफेक्टिव थ्रूपुट मीडियम पर ऑक्यूपाई हुए टोटल टाइम के पर यूनिट डिलीवर किए गए सिर्फ यूजफुल पेलोड बाइट्स को कंसीडर करता है. थ्रूपुट इक्वल टू पेलोड साइज इन बिट्स ओवर टी सब टोटल. Payload bits equal to 1500 bytes times 8, which equal to 12,000 bits. Throughput equal to 12,000 bits over 358.4 at 1 times 10 to the power of negative 6 seconds, which equal to 33,444,577.45 bits per second, which is approximately equal to 33.47 Mbps. कंक्लूजन. भले ही फिजिकल चैनल 54 Mbps पर ऑपरेट करता है, लेकिन CSMA-CA प्रोटोकॉल ओवरहेड DFS, SIFS, बैक ऑफ, RTS, AC के हेडर्स के कारण एक्चुअल पेलोड थ्रूपुट 33.47 Mbps है. सेक्शन ब्रेक. प्रॉब्लम 2 नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर ब्रैकेट में NAV कैलकुलेशन. क्वेश्चन स्टेशन ए एक्सेस पॉइंट बी को एक RTS CTS ट्रांसमिशन इनिशिएट करता है. प्रॉब्लम 1 वाले सेम सिस्टम पैरामीटर्स का यूज करते हुए टी एसआईएफएस इक्वल टू 10 माइक्रोसेकंड्स, टी सीटीएस इक्वल टू 2.074 माइक्रोसेकंड्स, टी डेटा इक्वल टू 226.3370 माइक्रोसेकंड्स, टी एसी के इक्वल टू 2.074 माइक्रोसेकंड्स. इनमें लिखे गए ड्यूरेशन फील्ड की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करें स्टेशन ए द्वारा भेजे गए आरटीएस फ्रेम हेडर में, एक्सेस पॉइंट बी द्वारा रिटर्न किए गए सीटीएस फ्रेम हेडर में. सेक्शन ब्रेक. सॉल्यूशन. आरटीएस ड्यूरेशन फील्ड वैल्यू. आरटीएस ड्यूरेशन फील्ड को आरटीएस फ्रेम के बाद आने वाली हर चीज के लिए फाइनल एसी के पूरा होने तक चैनल रिजर्व करना होगा. ड्यूरेशन सब आरटीएस इक्वल टू एसआईएफएस प्लस टी सब सीटीएस प्लस एसआईएफएस प्लस टी सब डेटा प्लस एसआईएफएस प्लस टी सब एक. ड्यूरेशन सब आरटीएस इक्वल टू 10 प्लस 2.074 प्लस 10 प्लस 226.370 प्लस 10 प्लस 2.074, विच इक्वल टू 260.518 माइक्रोसेकंड्स. सीटीएस ड्यूरेशन फील्ड वैल्यू. सीटीएस ड्यूरेशन फील्ड सीटीएस फ्रेम खत्म होने के बाद बचे हुए बाकी एक्सचेंज को कवर करता है. ड्यूरेशन सब सीटी एस इक्वल्स एसआईएफएस प्लस टी सब डीएटीए प्लस एसआईएफएस प्लस टी सब एसी के. ड्यूरेशन सब सीटी एस इक्वल्स 10 प्लस 226.370 प्लस 10 प्लस 2.074 इक्वल्स 248.444 माइक्रोसेकंड्स. कोई भी थर्ड पार्टी नोड जो सीटीएस फ्रेम सुन रहा है वह अपने एनएवी टाइमर को 248.444 माइक्रोसेकंड्स पर सेट कर देगा, जिससे एंटायर डेटा पेलोड और एक एक्सचेंज इंटरफेरेंस से प्रोटेक्ट हो जाएगा. सेक्शन ब्रेक. सेक्शन समरी और कोर कॉन्सेप्ट्स चेक. चलिए आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए वायरलेस लैन के फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स को कंसोलिडेट करते हैं. यह समरी टेबल CSMA-CA नेटवर्क प्रोटोकॉल के कोर कॉन्सेप्ट्स को आउटलाइन करती है. यह आपको समझाती है कि फिजिकल रेडियो लिमिटेशंस के कारण कोलिजन अवॉइडेंस कैसे काम करता है, हैंडशेक्स कैसे हिडन टर्मिनल इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं, नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर्स कैसे वर्चुअल सेंसिंग को मैनेज करते हैं
और प्रायोरिटी टाइमिंग और बैक ऑफ एल्गोरिदम्स कैसे चैनल एक्सेस को रेगुलेट करते हैं। सेक्शन ब्रेक। अब जब हमने लोकल वायरलेस एयरवेव्स WLAN को मास्टर कर लिया है और समझ लिया है कि डिवाइसेज शेयर मीडियम एक्सेस के लिए कैसे कंटेंट करते हैं, तो क्या होता है जब हम अपने होम या ऑफिस वाईफाई रेंज से बाहर कदम रखते हैं और किसी सिटी, कंट्री या हाई स्पीड ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। अगले सेक्शन 10.2 सेलुलर और मोबाइल नेटवर्क इवोल्यूशन फ्रॉम 2G या 3G टू 4G LTE और 5G कोर आर्किटेक्चर में हम एक्सप्लोर करेंगे कि सेलुलर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे फ्रीक्वेंसी रीयूज, मोबिलिटी हैंड ऑफ्स और मॉडर्न नेटवर्क स्लाइसिंग का यूज करके थाउजेंड्स ऑफ माइल्स में कंटिन्यूअस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है।